हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग रिज्यूम करेंगे आपका चैप्टर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। चलते जाओ यहाँ पर आकर रुक जाओ। तो बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और उस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लर्न्स अप पे जाकर रजिस्टर करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर है। कार चलानी है तो भी एक प्रोसीजर है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो भी एक प्रोसीजर है, स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, आईसीआई में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, सबका एक प्रोसीजर बना हुआ है। सो दैट्स वाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का भी कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। उसके लिए सेक्शन नंबर 25 गिवन है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और आपके सारी क्वेरीज के आंसर देते जाएंगे। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, दो सेक्शन का जिक्र करा हुआ है। पहला सेक्शन कहता है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सेक्शन नंबर 22। और दूसरा सेक्शन कहता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, भले आपका टर्नओवर कम क्यों ना हो। इन दोनों सेक्शन में अगर आप फॉल करते हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम विच ही और शी या फ्रॉम विच पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। जो टैक्सेबल पर्सन है वो 10 अगर स्टेट से सप्लाई कर रहा है तो 10 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। 3 में कर रहा है तो 3 में लेना होगा। सर पहले तो मैं एक ही जगह कर रहा था, फिर मैंने एक और लोकेशन पर ओपन कर लिया जो दूसरी स्टेट में है, तो जब ओपन करोगे तब आपको वहाँ भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप इन दो कंडीशन में फॉल कर रहे हैं तो कि आपका एक पैन नंबर पर पूरे साल का टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, जो भी लिमिट दे रखी है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अलग अलग सिनेरियोज में, या फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, उस केस में आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है 30 डेज में अप्लाई करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन। भैया आज मैं लायबल हो गया, मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया, या मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ करने लग गया कि मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मुझे लेना ही पड़ेगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स लेना ही पड़ेगा, क्या करूँगा? उसके 30 डेज में जो है मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा। रूल नंबर 8 जो है उसमें प्रोसीजर लिखे हुए हैं और हर चीज़ के रूल्स होते हैं, एक्ट में सेक्शन होते हैं। एक्ट में कहा है कि ये होना चाहिए और रूल में बताया कि किस प्रकार उसे किया जाएगा, तो ये दो चीज़ों में अंतर है। हाउएवर इफ इन वन स्टेट देर आर मल्टीपल ब्रांचेज देन सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन बी टेकन फॉर दैट स्टेट स्टेटिंग एनी वन प्लेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ऑल, 2 L लगा लेना भाई, ऑल अदर्स एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। व्हाट डज इट मीन? What does it mean? However, if in one state मल्टीपल ब्रांचेज हैं आपकी, तो आप जो है सभी ब्रांचेज का जो एक स्टेट के अंदर है उसका आप एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और किसी एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताएंगे और बाकी सभी को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताएंगे। फर्दर इफ सप्लायर हैज डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम स्टेट देन ही हैज द ऑप्शन टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब देखो सिंपल सी बात क्या है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी, अरे यार ठीक से लिखो ना यार, एलिजिबिलिटी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी चेक करते हो किसी को अगर रजिस्टर करना है कि नहीं, तो वो तो आप चेक करते हो। पैन इंडिया बोले तो पूरे इंडिया बेसिस पर चेक करते हो टर्नओवर। यह कंपलसरी रजिस्टर करना है तो किसी भी अगर जगह पर शुरू कर दिया, इंटरस्टेट गुड्स कर दिया, इंटरस्टेट सप्लाई कर दी गुड्स की, या कोई भी क्राइटेरिया में फॉल कर गया तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। पर जब लेना होगा रजिस्ट्रेशन तो उसे हर स्टेट में लेना होगा, एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही ऑपरेट्स, फ्रॉम वेयर ही ऑपरेट्स, तो उसको जो है हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बात समझ में आ गई आपको? अब मान लेते हैं कि एक स्टेट है या एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें उसके कई बिजनेसेस हैं, तो वो हर बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है और सब बिजनेस के लिए एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, उसकी मर्जी है, दैट इज हिज और हर चॉइस। हम करेंगे रूल नंबर 11। देखिए मैं लाइन में चलते जा रहा हूँ, कहानी की तरह चलते जाऊँगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बस स्टोरी की तरह सुनते जाना, बाद में रीड कर कर याद कर लेना। रूल 11 कहता है कंडीशंस फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
मतलब अगर आप मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपकी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है उसके लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो उस केस में आप को वो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे और टैक्स लेवी होगा अगर आप एक रजिस्टर्ड प्लेस से दूसरे रजिस्टर्ड प्लेस में सप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है हमने ऐसा लिया दिल्ली को, और दिल्ली में ये तो इंसान बन गया, ऊपर चेहरा और नीचे ये बक्सा, बक्सा मतलब कि उसकी जो भी है बॉडी का पार्ट वो बन गया और नीचे फिर लेग्स है, ये तो इंसान बन गया, कुछ और करना पड़ेगा। ये दिल्ली है मान लेते हैं। तो दिल्ली में आपने क्या करा, आपकी एक प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ है और एक यहाँ है, एक रोहिणी में है एक जनकपुरी में है। आप इन दोनों के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये जीएसटी में 1% ट्रीट होगा। आप दो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, ले सकते हो, अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ये दो डिस्टिंक्ट परसेंट ट्रीट होंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर इस पर्टिकुलर जगह से रोहिणी से जनकपुरी वाले प्लेस पे सप्लाई करेंगे तो उसको सप्लाई माना जाएगा कि आपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सप्लाई करा है, भले ही दोनों आप ही की ब्रांचेस हैं, बिकॉज यू हैव टेकन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ब्रांच, देयरफॉर दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, डिस्टिंक्ट पर्सन। साथ में यू शैल नॉट पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर एनी ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी में लोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। क्या बात है, मुझे भी नहीं पता था ये, कितना बारीक पॉइंट है ना, इसकी एप्लीकेशन आएगी तब पता लगेगा। प्रोवाइजर टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पैन इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज फॉर ऑल। किसी को भी रजिस्ट्रेशन लेना है उसे पैन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसको कहीं छूट दी हुई है, आगे हम पढ़ लेंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल पर्सन भी हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं भी हो तो भी पैन नंबर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका पैन भी आता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया shall obtain registration in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। अब आप क्या कर रहे हैं, आप टेरिटोरियल वाटर से तो सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेंगे। ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता है जैसे कि आपका बॉम्बे हाई बना हुआ है, समुद्र के बीच में चीज़ बनी हुई है, एसएल वर्ड बना हुआ है समुद्र के बीच में, तो भैया जो भी आपका वो कोस्ट लाइन है, इंडिया की लाइन है, यहाँ पे जैसे कोस्ट लाइन है, मुंबई है यहाँ पर, और यहाँ एसएल वर्ड है, बॉम्बे हाई है, तो वो क्या है, समुद्री तट पर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, समुद्र के अंदर कर रहे हैं। जो भी बेस लाइन जिस भी स्टेट के पास पड़ेगी उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ज़बरदस्त चीज़ है ना यार। तो क्या समझे आप लोग कि वैसे तो 30 days में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, 30 days के अंदर, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को अपना बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। मान लो ट्रेड फेयर लग रहा है या कोई 10 दिन का इवेंट है, कोई इंसान दिल्ली में आ रहा है तो 5 दिन पहले ही अप्लाई कर देगा अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले। आएगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको आगे हम पढ़ेंगे, उसके बेस पर टैक्स देगा, 10 दिन बाद चले जाएगा, तभी तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, इफ एनी पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन देन ऑल्सो ही मे टेक रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरली। अपनी इच्छा के अनुसार वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, ले लो भैया, कुछ भी सप्लाई करोगे फंसोगे फिर, क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके बाद जीएसटी आपको पे करना ही पड़ेगा, भले आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम क्यों ना हो। जहाँ 40 लाख लिखा है 40 लाख से कम क्यों ना हो, बट यू हैव टू पे जीएसटी इन दैट केस। एनी हाउ, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, person who obtained more than one registration in different states or union territory will be treated as distinct person in respect of each registration। क्या बोल रहे हो आप, अरे भैया हमने तो सेम स्टेट का ही देख लिया कि सेम स्टेट में यहाँ रोहिणी में लिया, जनकपुरी में लिया, ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। तो मान लेते हैं कि अगर किसी ने दिल्ली में उसकी एक ब्रांच है और मुंबई में एक ब्रांच है, तो दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया तो ये भी तो डिस्टिंक्ट पर्सन ही मानी जाएगी 100%। Section 25 subsection 6, every person should have a PAN to be eligible for grant of registration। Every person should have a PAN number to be eligible for grant of registration। ये मैंने आपको बताया कि पैन नंबर होना जरूरी है। अब उसका सेक्शन नंबर याद करें ना करें आपकी मर्जी है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 6A,
एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। ये भी एक जो है अभी रिसेंटली इन्होंने एक सब सेक्शन ऐड करा है, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये अमेंडमेंट आई है, नई चीज़ आई है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम आपका क्या करेंगे कि हमने पैन नंबर को तो आधार से लिंक कर ही दिया है, यहाँ पर भी जो है सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक ऑथेंटिकेशन कर दिया है या प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर कर दिया है कि आपको वो देना ही पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आधार नंबर नहीं है, असाइन नहीं करा गया है, then such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as government may on the recommendation of the council prescribe। ब्रैकेट ओपन तो करा है, क्लोज करना भूल गया लगता है मैं। कई बार होता है कि आधार नंबर आपके पास असाइन नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको एक अल्टरनेट और ऑप्शन दिया जाएगा जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, रूल्स में बात लिखी होगी, एक्ट में नहीं लिखी है। अगर आप ये वाला ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हो, जो करना बहुत ज़रूरी है, आधार ऑथेंटिकेशन या कोई दूसरा वे भी बताया होगा जो रूल्स में मेंशन होगा कि चलो जिसके पास आधार का नंबर नहीं है वो किसी और तरीके से अपने आप को वेरीफाई कर दो। अगर आप ये नहीं करवा पाते तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अलॉट करा गया है, रजिस्ट्रेशन को शॉर्ट में मैंने REG लिखा है, रजिस्ट्रेशन जो अलॉट करा गया है टू सच पर्सन शेल बी डीम टू बी इनवैलिड, आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य कर दिया जाएगा। एंड इट विल बी डीम्ड दैट द पर्सन हैव नॉट टेकन एनी रजिस्ट्रेशन, और ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। ये चीज़ अभी इंसर्ट करी गई है क्योंकि प्रोसीजर है तो समझने वाला कुछ भी नहीं है। फॉर न्यू एप्लीकेंट्स आधार KYC इज मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन जाएंगे, पैन नंबर डालेंगे, आधार डालेंगे, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, OTP आएगा, OTP डालेंगे, eKYC हो गया, बैंग ऑन, आप आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 25 सब सेक्शन 6C, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पर्सन में बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कंपनी, बहुत सारी चीज़ें आती है। इनकम टैक्स में भी मैंने आपको कराया। पर्सन की डेफिनेशन जो है, पर्सन हम यूज़ करते हैं तो भाई मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बिजनेस कर सकती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सनों का गठन होकर भी जो है बिजनेस हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का गठन होकर भी बिजनेस हो सकता है, कंपनी के थ्रू भी हो सकता है बिजनेस। तो कई सारे वेज हैं, कई सारे लोग हैं, इन सबको कलेक्टिवली पर्सन बोलते हैं। पर्सन में काफ़ी लोग आते हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं। तो जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल को छोड़कर उसे प्रूफ देना पड़ेगा पोजीशन ऑफ आधार नंबर। किसका? खुद का तो दे नहीं सकता भैया। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खुद का तो आधार नहीं देगी, उसका बना ही नहीं होगा आधार। आधार नंबर नॉन लिविंग थिंग्स का बना ही नहीं है, तो वो कर्ता का दे देंगे। कंपनी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का जो है आधार नंबर वेरीफाई कर देंगे GST के लिए, और फर्म है तो पार्टनर्स का कर देंगे, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी का कर देंगे अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और बोर्ड के ट्रस्टीज हैं, ट्रस्ट बनी हुई है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज सिग्नेटरी अगर असाइन करा हुआ है कि भैया ये बंदा हमारे यहाँ पे साइन कर सकता है, मे भी लोकल अथॉरिटी हो गया। लोकल अथॉरिटी में बोर्ड नहीं होते, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होते, कर्ता नहीं होता है, उसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है, एंड सच अदर क्लास ऑफ पर्सन्स जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। ये काउंसिल कौन सी है? इंट्रोडक्शन में कराया था GST काउंसिल, GST काउंसिल की बात करी जा रही है। तो ये जो है आप खुद से नहीं कर सकते, तो इन लोगों का वेरीफाई कर देंगे। इन केस सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हैव नॉट बीन असाइन द आधार नंबर, अगर मान लेते हैं कि इनके पास भी आधार नंबर नहीं है तो इन्हें एक अल्टरनेट और मोर वाइबल एक मीडियम दिया जाएगा। तो इन्हें एक अल्टरनेट मीडियम दिया जाएगा जिससे कि ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। वेयर न्यू एप्लीकेंट अंडरगोज आधार ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर भी नया इंसान आधार ऑथेंटिकेशन में आता है, then the date of submission of application in such cases shall be earlier of, कि आपने जो है अपनी अर्जी डाली अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन के लिए, earlier of the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the submission of the application in part B of form GST REG 01। बोले तो ये कि आपका रजिस्ट्रेशन आपने किस दिन अप्लाई करा वो रिलेवेंट डेट कौन सी होगी, बिकॉज इट इज़ रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि जो भी अप्लाई की रिलेवेंट डेट होगी उसके हिसाब से तो आप देखेंगे कि भैया मैंने इस दिन अप्लाई करा तो इस दिन तक मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, ग्रांट हो जाना चाहिए, उसकी भी तो टाइमलाइन है। तो इसीलिए कैसे पता लगेगा आपने किस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा? द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर
आधार नंबर जब आपने ऑथेंटिकेट करा, ऑनलाइन जाकर वेरीफाई करा, या 15 दिन फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 1। जीएसटी आरईजी 1 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, और ये आपका होमवर्क है। आपको गूगल करना है जीएसटी आरईजी 01, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और पढ़ना है उसमें क्या क्या डिटेल दी जाती है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये आपका होमवर्क है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट में अलग अलग डिटेल जाती है। पार्ट बी जब सबमिट होगा उसके 15 दिन बाद, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन जो भी अर्लियर, जो भी पहले हो गया, वो आपकी रिलेवेंट डेट मानी जाएगी कि आपने अपनी एप्लीकेशन की अर्जी डाल दी है फॉर रजिस्टरिंग इन जीएसटी। अगर मान लेते हैं आधार वेरीफाई नहीं हो पाता है, देन रजिस्ट्रेशन विल ओनली बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, मेरा कंपनी है, मेरा ऑफिस है, और मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरा कंपनी, मेरी शॉप, अगर मेरा कुछ भी है ऐसा और मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, आधार वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आप भी अवेलेबल रहेंगे, जीएसटी का अफसर भी आएगा वेरीफाई करने के लिए, वो चेक करेगा, फिर वो जाएगा। हाउएवर इंस्टेड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, और कोविड का टाइम है भैया, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकते, हो सकता है बाद में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना वायबल ना हो, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कौन लोग होते हैं, ये लोग मे कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। खुद ना जाकर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पर भी वेरीफाई कर सकता है, एज ही मे डीम फिट, कि भैया ठीक है मैं नहीं आ सकता वेरीफाई करने के लिए, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, पेपर सेंड कर दो, आपकी लोकेशन है, आपका बिजली का बिल उस एड्रेस पर है, जो भी है मुझे सेंड कर दो। वो किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर भी वेरीफाई कर सकता है, बट ऐसा करने के लिए उसको राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो खुद क्यों नहीं वेरीफाई करने के लिए जा रहा है, डॉक्यूमेंट के बेस पर कैसे ओके कर रहा है, एंड नीड्स टू टेक अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जी, जॉइंट कमिश्नर होता है सबसे ऊपर, सेकंड लास्ट पे, सेकंड नंबर पे सबसे ऊपर होता है, तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उससे हायर अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जो है वो अल्टरनेट मीन्स अपना सकता है, खुद ना जाकर डॉक्यूमेंट के बेस पर भी चीज़ें वेरीफाई कर सकता है। कहाँ पर, जहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, आधार वेरीफाई नहीं हो पाता, सिस्टम एरर आते हैं। मेरा खुद पेटीएम का आधार वेरिफिकेशन केवाईसी नहीं हो पाया, फिर बड़ी मुश्किल से करा, ऑनलाइन करा। सेक्शन 65 सबसेक्शन 6D, पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। कुछ लोग हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। वो कौन लोग हैं? जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन्स: इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF कर लो। मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं है उन पर आधार मैंडेटरी नहीं है। जो इंडिविजुअल नहीं है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी भी नहीं है, किसी भी टाइप का ऑथराइज सिग्नेटरी किसी को बनाया हो, अगर नहीं बनाया किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर कोई ऑथराइज पार्टनर भी नहीं है और हफ का कर्ता भी नहीं है, ये लोग अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी किसी पर जो है आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अब मैं इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसमें कर्ता को करना पड़ेगा। अगर किसी को ऑथराइज पार्टनर फॉर्म में बनाया उसको करना पड़ेगा। अगर किसी को सिग्नेटरी बनाया हुआ है उसे भी करना पड़ेगा। इनके अलावा कोई है उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 7, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन नॉट हैविंग अ पैन नंबर। नॉन रेजिडेंट पर्सन के पास पैन नंबर कई बार नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैंडेटरी नहीं है, उसकी इंडिया में इनकम नहीं होती होगी तो नहीं होगा। मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नॉन रेजिडेंट को जो है मैंडेटरी नहीं है पैन नंबर होना, तो उसको बिना पैन नंबर के भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। भैया आधार ऑथेंटिकेशन होती कैसे, ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे। हाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज डन। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, जीएसटी सिस्टम लिंक सेंड करता है आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पे। जो भी जीएसटी एप्लीकेशन में डालोगे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, उस पर एक लिंक जाएगा। उस वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो आधार ऑथेंटिकेशन की विंडो ओपन होएगी, जिसमें आप आधार का OTP डाल सकते हैं। आपके पास जो OTP आएगा वो आप डाल सकते हैं।
तो लिंक पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर और OTP डालेंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन जो है सभी प्रमोटर का, पार्टनर का, ऑथराइज सिग्नेटरी कर्ता का जैसा भी एप्लीकेशन में मेंशन है वो करना ज़रूरी होता है। रूल नंबर 10A फर्निशिंग ऑफ द बैंक डिटेल्स, ये भी एक नया आया है। मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो GST REG 01 है, जिसको आप आज घर जाकर चेक करेंगे, उसके 2 फॉर्म होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B। तो पार्ट B में जो है आपको बैंक डिटेल भी डालनी पड़ेगी। हालांकि उसके लिए एक रिलैक्सेशन दे दी है कि आप चाहें तो 45 डेज में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी आप जो है वो बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हैं। और डेट ऑन विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश्ड विच एवर इज अर्लियर। ये हु एवर क्या लिख दिया, विच एवर आएगा, विच एवर इज अर्लियर। दिस रिलैक्सेशन इज नॉट अवेलेबल टू TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर और who have obtained voluntary registration, who have obtained registration voluntarily। इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि जिसने अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले रहा है बिना क्राइटेरिया को मीट करे तो वो ले सकता है, कोई नुकसान नहीं है, बट उसको तो बैंक डिटेल तुरंत ही डालनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको TDS डिडक्ट करना है GST के अंदर या TCS कलेक्ट करना है GST लॉ के अंदर, उसे भी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। बाकी सबको जो है आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसके बाद 45 डेज़ में रजिस्ट्रेशन के, या फिर जो आपको पहले रिटर्न भरनी है, जो भी डेट पहले आ रही है उससे पहले आप अपना बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हैं। और रिटर्न कब भरनी होती है ये हम रिटर्न के चैप्टर में जानेंगे। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9, इन बिलो केसेस इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता इन लोगों को। कौन लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं भाई, ये एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सुलेट, एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया, एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं इनको एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। UIN is needed for claiming a refund of taxes paid on notified supplies received in the above 3 cases। अब जो भी ये सप्लाई लेंगे उस पे हो सकता है इन्होंने GST पे कर दिया हो, उसका रिफंड इन्हें मिलेगा। वो रिफंड क्लेम करने के लिए रिटर्न भरनी पड़ेगी, बट कुछ ना कुछ तो आपको नंबर चाहिए ना जिसके रेफरेंस में आप दिखा सकें कि भैया हमारा ये नंबर है और हमें जो है रिफंड दे दीजिए, राइट, हमें जो है रिफंड दे दीजिए। तो उस केस में इनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जो GST नंबर नहीं होता, GSTN नहीं होता है। चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, इन 3 केसेस में शैल बी ग्रांटेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अब कई लोग पूछ रहे हैं भैया सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की कौन सी डेट थी, तो यही मैंने आपको कराया था कि कब माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करी है, वो यहाँ पर दे रखा था। देखिए, कोई भी अगर नया एप्लीकेंट है जो आधार ऑथेंटिकेशन कर रहा है तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कब मानी जाएगी, जिस दिन आपका आधार नंबर वेरीफाई हो गया तुरंत। अगर आपका आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ तो उस केस में फॉर्म भरने के 15 दिन बाद माना जाएगा कि आपने सबमिट करा है। ये 15 दिन का टाइमलाइन क्यों रखा गया है, क्योंकि भैया जहाँ पर आपका आधार वेरीफाई नहीं होता है वहाँ पर फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है ना प्रीमाइस की, इसलिए 15 दिन का टाइम रखा गया है, समझे आप। और जब वो सबमिशन की डेट मान ली जाएगी तो उसके 3 दिन के विदिन ही आपको, वैसे 24 घंटे में आ जाता है, 1 दिन में आ जाता है, फिर भी 3 दिन के विदिन जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। और आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ केसेस में जैसे ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो इस केस में डेफिनेटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगी उसकी रिकमेंडेशन जब आएगी कि इनको भैया इशू कर दो तो उसके 3 दिन में इशू हो जाएगा। और बाकी सभी जनों के केस में जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है उसके 3 दिन में आपको सबमिट हो जाएगा। क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली बताइए। सेक्शन 25 सब सेक्शन 12, इफ नो डेफिशिएंसी हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन द अबव मेंशन पीरियड देन इट विल बी डीम्ड दैट रजिस्ट्रेशन और UIN हैज़ बीन ग्रांटेड। और लो भैया मजे ले लो, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें कमियां हो सकती है, कमियां आप तक कम्युनिकेट कर दी जाती है कि इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पर कोई भी कमी जो है आपको नहीं बताई गई है, ये कमी है आपकी एप्लीकेशन में। 3 दिन हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। और ये जो 3 दिन होते हैं ना भाई ध्यान से पढ़िएगा, ये वैसे 3 वर्किंग डेज होते हैं, यहाँ वर्किंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
रूल नंबर 17 सब रूल 1 कहता है द यूएन ग्रांटेड शेल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड दस रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन लोगों को जो है, जो कौन से थे आपके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसियां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कंफर्म करके इनको देंगे। एम्बेसी हाई कमीशन और एम्बेसी कॉन्सुलेट हाई कमीशन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाहर की कंट्री ने अपने ऑफिस यहाँ सेटअप कर लिए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए और बहुत सारे और काम करने के लिए। उन्हें बोलते हैं एम्बेसी। जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल करा उनकी होती है हाई कमीशन और कुछ होते हैं कॉन्सुलेट। काउंसलर भी जो है डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, जो बाहर की कंट्री अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भेजती है, उनके भी कुछ ऑफिसर्स बने होते हैं। और अगर किसी और पर्सन को भी नोटिफाई करा है आपके जीएसटी कमिश्नर ने, तो इन लोगों को जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, बट इन्हें हर स्टेट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेना होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पूरी कंट्री में एक ही मिलता है। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 8 रूल नंबर 16। तो सेक्शन के साथ रूल साथ में पढ़े जाते हैं। सेक्शन नंबर में कुछ बातें लिखी है और वही चीज़ें रूल्स में भी जो है डिटेल में बताई गई है, तो दोनों को कंबाइन कर पढ़ा जाता है। रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी के कहे, अपनी इच्छा से, विदाउट एप्लीकेशन, खुद से जो है प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है। आप कहेंगे नहीं चाहिए, अरे भाई दे रहा हूँ मैं। होता क्या है भैया, अभी एक छापा पड़ा, समोसे की दुकान, पकवान की दुकान, बिक रहा है सामान, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कैलकुलेट करी इनकम, भैया इतना टर्नओवर निकल रहा है, इनकम नहीं टर्नओवर इतना निकल रहा है, तो 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है। फिर ये साहब जो है रजिस्ट्रेशन काहे नहीं ले रहे हैं? तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो कहेगा भैया जहाँ पर पर्सन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल है बट फेल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, तो इसका मतलब ये कि जीएसटी देना ही नहीं होगा, ये तो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो वहाँ प्रॉपर ऑफिसर जो है वो खुद जाकर जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है टेम्पररी बेसिस पर, और ऑर्डर इशू कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर। अब आप क्या करेंगे भैया, आपने कहा साहब मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं बनता साहब, तो आपके पास ऑप्शन है सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, या तो कहें भाई ठीक है भैया मैं अपनी तरफ से जो है एप्लीकेशन देता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कर ही दीजिए विद इन 90 डेज ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया, टेम्पररी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई अर्जी दे रहा हूँ भैया परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे दो, 90 दिन के विद इन मैं वो अर्जी डाल रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए था। तो उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट सच टेम्पररी रजिस्ट्रेशन विद एपिलेट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है केस लड़ने की अथॉरिटी जीएसटी के अंडर बनी है। इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल बना है, वैसे जीएसटी में भी एपिलेट अथॉरिटी बनी है। ये अथॉरिटी से बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में केस जा सकता है, बट अभी तो जो है हर पर्टिकुलर लॉ में एक छोटे छोटे कोर्ट बने होते हैं। जैसे कंपनी लॉ में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बना है, तो यहाँ पर भी एक अपिलेट अथॉरिटी बनी हुई है। आप इसको अर्जी दे सकते हैं साहब मेरा तो रजिस्ट्रेशन बनता है नहीं है, ये मेरे को आकर धमका कर कह रहा है कि पैसे खिलाओ, पैसे नहीं खिलाओगे तो टेम्पर रजिस्ट्रेशन दूंगा, साथ में डिमांड भी निकालूंगा कि इतना पैसा आपको जीएसटी का देना है। अब मैं कहाँ से लाऊं साहब, साहब माफ़ करो मुझे साहब। तो उस केस में जो है अपील फाइल कर सकते हैं। इफ़ द एपिलेट अथॉरिटी अपहोल्ड्स द लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन, वो कहता नहीं भैया रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए था, तो उस केस में फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको एप्लीकेशन 30 डेज में सबमिट ही करनी पड़ेगी। एपिलेट अथॉरिटी कह रही नहीं भैया तुम गलत हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना है, हमारे पास प्रूफ है तुम्हारा इतना सेल्स होता है, टर्नओवर होता है, अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और तुम कहते हो नहीं लेना, ऑप्शन नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा, 30 दिन में अप्लाई फिर करना ही पड़ेगा। तो या तो खुद से अप्लाई कर दो, नहीं तो जूते मार कर ये लोग जो हैं मनवा ही लेंगे। सेक्शन 25 सब सेक्शन 11 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी इशूड इन सच फॉर्म एंड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये कहाँ लिख दिया, एक्ट में लिख दिया, और ये एक्चुअली में प्रिस्क्राइब कहाँ करा होगा, रूल्स में करा होगा। रूल्स हैं यहाँ पर, रूल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे जानकर रूल्स, हम तो इतना ही कर लें वही बहुत है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है शेल बी इशूड, ऐसे ऐसे जो है बन के देगा, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया इस फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे डीम्ड रजिस्ट्रेशन की, सेक्शन नंबर 26 की। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। इफ़ एनी पर्सन हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर SAGST एंड UTGST, अपनी स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो मान लिया जाएगा कि उसने CGST एंड IGST में भी उस पर्टिकुलर जगह के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है जिस स्टेट में आप ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया दिल्ली में, तो दिल्ली में स्टेट का भी लेंगे और सेंटर का भी लेंगे क्या, नहीं, एक ही लेंगे ना।
तो इसलिए मान लिया जाएगा कि आपने सेंटर का भी लिया, वही रजिस्ट्रेशन नंबर सेंटर के लिए भी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है SGST या UTGST एक्ट में, तो मान लिया जाएगा कि वो CGST IGST एक्ट में भी रिजेक्ट हो रही है। बाकी का जो प्रोसीजर है डिटेल में जानेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ तक हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।